हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। चलिए आइए फिर से स्टार्ट करते हैं लाइव सेशन को। होपफुली आपका लंच कंप्लीट हो गया होगा। तो हाइड्रोलिक मशीन में हमारा चल रहा था टरबाइन का लास्ट पोर्शन, जहां पर हम ड्राफ्ट ट्यूब की थ्योरी डिस्कस कर रहे थे। वहीं से बेटा कंटिन्यू करते हैं सेशन को और खत्म करते हैं इस पूरे पार्ट को, पूरे चैप्टर को, टरबाइन वाले। ठीक है, तो ड्राफ्ट ट्यूब थ्योरी का कुछ पोर्शन बचा है वो कवर करेंगे। इसके बाद स्पेसिफिक स्पीड जो हमारी है उसका मैं आपको डेरिवेशन भी बताने वाली हूं। एंड देन सिलसिला शुरू होगा पूरे टरबाइन में क्वेश्चन प्रैक्टिस का। रेडी हो आप सभी लोग? लास्ट सैटरडे में जीपीके क्वेश्चन का आंसर क्या था? मुझे तो ध्यान भी नहीं है कि जीपीके में मैंने कौन सा क्वेश्चन दिया था। जरा क्वेश्चन लिख देना भाई, ताकि मुझे ध्यान आ जाए। क्वेश्चन लिख देना ताकि मुझे ध्यान आ जाए। ठीक है, आ जाओ भाई, फटाफट स्टार्ट करते हैं सेशन। अभी काफी कम बच्चे मुझे दिख रहे हैं। आप लोग तो रेडी हो, बाकी कहाँ हैं भाई? अभी मैंने ताज़ा ड्राफ्ट ट्यूब की एफिशिएंसी आपके सामने निकाली थी। क्या आया था? V1 स्क्वायर बाई 2G। फिर एग्जिट पर कितना बचा था? V2 स्क्वायर बाई 2G। ये माइनस कर दो। लॉस में कितना चला गया था? HL। ये भी माइनस कर दो, तो जो बचा होगा वही काइनेटिक एनर्जी में रिकवर हो गया होगा। डिवाइडेड बाय कितना अवेलेबल था? पूरा का पूरा V1 स्क्वायर बाई 2G अवेलेबल था। ठीक है, तो बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने ये इक्वेशन बना ली थी। बर्नौली की मदद से हमने ये भी देख लिया था कि हाँ भाई ये बात सही है कि प्रेशर इनलेट ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब एंड एग्जिट ऑफ द रनर पर कम होता है कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, हेड के टर्म में हमने ये बात ऑब्जर्व कर ली थी। अब बारी है किस चीज की? ओनली रिएक्शन टरबाइन। हमेशा ध्यान रखना, दो चीजों में आपको यहाँ पूरे हाइड्रोलिक मशीन में दो चीजों में आपको कैविटेशन देखने का मिलेगा। एक तो है आपकी रिएक्शन टरबाइन एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, आगे जब नेक्स्ट वीक में हम सेंट्रीफ्यूगल पंप को शुरू करेंगे ना, देखो एक टर्म इंट्रोड्यूस कराया है मैंने, सेंट्रीफ्यूगल पंप। बस यही हमारा अगला टॉपिक होगा हाइड्रोलिक मशीन में। ठीक है, सो ओनली रिएक्शन टरबाइन एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप आर सब्जेक्टेड टू कैविटेशन। ठीक है, इन दोनों में ही आपको कैविटेशन देखने को मिलता है, आर सब्जेक्टेड टू कैविटेशन। ये एक बात हो गई। ठीक है, दूसरी बात ये याद रखना, जो ड्राफ्ट ट्यूब की हाइट है दैट शुड बी मिनिमम। जितने ज्यादा मिनिमम हाइट आप रखोगे उतना ज्यादा आप कैविटेशन से बच पाओगे। ठीक है, ये भी एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर दे रही हूं। पहला पॉइंट है इन द केस ऑफ रिएक्शन टरबाइन, जितनी भी रिएक्शन टरबाइंस है, रिएक्शन टरबाइंस, द कैविटेशन अकर, कैविटेशन कहाँ अकर होता है? द कैविटेशन अकर्स एट द टरबाइन और रनर एग्जिट, एट द रनर एग्जिट। ठीक है ना, रनर के एग्जिट पर कैविटेशन होगा। और ड्राफ्ट ट्यूब इनलेट भी बोल सकते हैं इसको, ड्राफ्ट ट्यूब इनलेट। ये पोजीशन भी, ये लोकेशन भी पूछता है। एक सवाल पूछा गया था, टरबाइन में कहां पर कैविटेशन होता है? एट द इनलेट ऑफ द रनर, एट द एग्जिट ऑफ द रनर। ठीक है, इन द पेन स्टॉक, इस तरीके से ऑप्शन बना के दे देता है। तो याद रखना, एग्जिट ऑफ द रनर एंड इनलेट ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब, इस तरीके से आपको आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? इन द केस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, ये जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है इसमें कहां पर कैविटेशन देखने को मिलेगा? अब जब नेक्स्ट वीक में इसको शुरू करेंगे तब तो मैं बताऊंगी ही, नो डाउट पूरी लोकेशन दिखाने वाली हूं। बट हाँ, दूसरे टॉपिक को शुरू करने के लिए उसका कुछ पोर्शन यहां पर ऐड करते हैं, अच्छा लगेगा आपको भी कनेक्टिविटी बनाने में। ठीक है, इन द केस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप द कैविटेशन अकर एट पंप इनलेट, चाहे आप पंप का इनलेट बोल लो,
पंप, इनलेट और सक्शन साइड। ठीक है, इसको हम लोग सक्शन साइड भी बोलते हैं, सक्शन साइड। ठीक है, कैसा होता है थोड़ा सा दिखा भी देती हूँ। कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। ये आपका पंप हो गया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, पंप का काम है पानी पहुंचाना, एक सर्टेन हाइट तक पानी पहुंचाना। तो ये किसी संप से पानी लेता है इस तरीके से, और उसके बाद क्या करता है, एक सर्टेन हाइट पर पानी को पहुंचा देता है। बस यही काम है पंप का जो हमें डिस्कस करना है। तो ये जो साइड आपको दिख रहा है, जहां पर ये फ्लूइड को क्या करेगा, ये जो यहाँ पर अवेलेबल है फ्लूइड, यहाँ से इसको क्या करके सक करके ऊपर लेके आएगा। तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं सक्शन साइड। ठीक है, आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी पंप शुरू नहीं करा है, बस थोड़ा सा हिंट दे दिया है। तो पंप में इनलेट पर आपको कैविटेशन देखने को मिलेगा, टरबाइन में आपको एग्जिट पर कैविटेशन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ और बातें डिस्कस करते हैं। जैसे कि कैविटेशन को रोकना है तो कैसे रोक सकते हैं, टू अवॉइड कैविटेशन, टू अवॉइड कैविटेशन। अगर बेटा हमें कैविटेशन को अवॉइड करना है तो ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि जितना भी मिनिमम प्रेशर हमको एग्जिट पर मिल रहा है, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर। आई बात समझ में कि नहीं? जो भी मिनिमम प्रेशर मिले कोई टेंशन नहीं है, मिनिमम प्रेशर मिलना इज नॉट अ बैड थिंग, मिलने दो मिनिमम प्रेशर, अच्छा है, बट वो वेपर प्रेशर से कम नहीं होना चाहिए। जो लिक्विड है उसके वेपर प्रेशर से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा ही होना चाहिए। तो ये क्या है, ये वेपर प्रेशर है। और P मिनिमम क्या है, ये वो प्रेशर है जो रनर के एग्जिट पर आपको मिल रहा है। जब हम पूरी की पूरी एनर्जी यूटिलाइज कर लेते हैं तो जो एग्जिट पर हमें वाटर मिल रहा है, ये उसके प्रेशर की बात यहाँ पर करी जा रही है। ठीक है, तो एक चीज हमको यहाँ पर ये समझ आ गई। एक और तरीके से हम कैविटेशन को अवॉइड करते हैं, डिफरेंट तरीके के मटीरियल्स का यूज करते हैं, डिफरेंट कोटिंग्स का यूज करते हैं, ताकि हम कैविटेशन को रिड्यूस कर सके। इसी के साथ साथ एक और टर्म होता है नोन एज थॉमा कैविटेशन फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको, थॉमा कैविटेशन फैक्टर, कैविटेशन फैक्टर। ठीक है, इसकी मदद से भी हम कैविटेशन से बचने की कोशिश करते हैं। इस थॉमा कैविटेशन फैक्टर को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्रिटिकल सिग्मा से कम होना चाहिए। सिग्मा सी का मतलब क्या है, क्रिटिकल थॉमा कैविटेशन फैक्टर, और सिग्मा क्या है, सिंपल थॉमा कैविटेशन फैक्टर। बस कंफ्यूजन ये होती है मैम इसको निकालेंगे कैसे, तो इसके निकालने का फॉर्मूला क्या है, निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है, यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, HA माइनस HS माइनस HV डिवाइडेड बाय H। ठीक है, यहां पर H क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आप मुझे बता सकते हो? इससे पहले भी मैंने H को इंट्रोड्यूस कराया है, व्हाट इज H अकॉर्डिंग टू यू? H क्या है बताइए? ये जो थॉमा कैविटेशन फैक्टर का मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये कैविटेशन को अवॉइड करने की कंडीशन है। ऐसे ही एज इट इज पूछेगा, सिग्मा ग्रेटर देन सिग्मा सी, लेस देन सिग्मा सी, इक्वल टू सिग्मा सी, इनमें से कौन सी कंडीशन कैविटेशन अवॉइड करने के लिए यूज होती है? हर बार जब भी मैं टॉपिक पढ़ाती हूं मैं आपको सवाल बताती चलती हूं कि क्या मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये समझ आ रहा है कि मैम ये नेट हेड है, तो HA लिखा है तो इसका क्या मतलब होगा? अगर HA लिखा है तो इसका क्या मतलब होगा? सोचो, सोच के बताओ। HA लिखा है तो इसका क्या मतलब होगा? A का मतलब है एटमॉस्फेरिक ना, PA से प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड है। HS क्या है, अभी आपको दिखाया था, हाइट ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब। HV क्या है, वेपर प्रेशर हेड। ठीक है ना, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। H को आप पहचानते हो, सही आप लोगों ने जवाब दिया, नेट हेड है। HA लिखा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड है। ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड है। फिर आपने HS की बात करी, ये क्या है, हाइट या हेड ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब, या हाइट ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, HV, V का मतलब है वेपर,
तो ये हो जाएगा वेपर प्रेशर हेड। कोई सवाल नहीं आपसे पूछेगा, ठीक है, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सिंपल फॉर्मूला पूछ लेता है, फॉर्मूला याद रखना है। और फॉर्मूला से भी ज्यादा जरूरी क्या है, ये कंडीशन, ये पूछता है, ये कंडीशन याद होनी चाहिए, ये कंडीशन याद होनी चाहिए। यही कुछ बेसिक कंडीशंस हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टरबाइन, क्योंकि ड्राफ्ट ट्यूब थ्योरी में हमने ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में डिस्कस कर लिया, टाइप ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब हो गया, ड्राफ्ट ट्यूब की एफिशिएंसी हो गई। इसी के साथ साथ हमने ये देखा कि कैविटेशन से कैसे बचा जा सकता है, टरबाइन में कहां पर कैविटेशन है, पंप में कहां पर कैविटेशन है। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टरबाइन। क्या बताई थी डेफिनेशन? डेफिनेशन तो आप ही बता दो मुझे, क्योंकि मैं बता चुकी हूं। स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन, बोलो भाई। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी दिखाऊंगी, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाने से ये फायदा होता है कि आपको समझ आ जाए कि भाई पूछा क्या जा रहा है, मार्केट में चल क्या रहा है कि नहीं। एक बार ये समझ आ गया मार्केट में चल क्या रहा है, फिर ये समझना बहुत आसान हो जाता है कि हम सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं, डायरेक्शन क्लियर हो जाती है, ठीक है। सिग्मा का मीनिंग क्या है, ये थॉमा कैविटेशन फैक्टर है। ये क्या है, थॉमा कैविटेशन फैक्टर। थॉमा ने एक कैविटेशन फैक्टर दिया जिससे एक कंडीशन बनाई गई कि हम किस तरीके से कैविटेशन को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखो, थॉमा कैविटेशन फैक्टर। और सिर्फ टरबाइन के लिए ही नहीं, पंप के लिए भी थॉमा कैविटेशन फैक्टर है, उसको अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है, यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे। बताइए भाई। हाँ, जिसमें यूनिट हेड पर अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पर यूनिट पावर प्रोड्यूस करे, बहुत ही बेहतरीन। तो लिख सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ द टरबाइन। मैं एक बुकिश लैंग्वेज में लिख देती हूं, क्योंकि ऑप्शन जब आएंगे थ्योरेटिकल वाले तो ऐसे ही आएंगे। इट इज डिफाइंड एज the speed of the turbine, speed of the turbine which is identical in shape and geometrical dimension of actual turbine ठीक है। तो ये क्या है, स्पेसिफिक स्पीड क्या है बेटा, एक ऐसी इमेजिनरी स्पीड है। देखो ये भी ध्यान रखना, ये क्या है, एक इमेजिनरी स्पीड है टरबाइन की जो बिल्कुल आइडेंटिकल दिखती है शेप में, ज्योमेट्रिकल डायमेंशन में, ठीक है ना, विद एक्चुअल टरबाइन, बट इस साइज की होगी, बट ऑफ सच अ साइज, इस साइज में हम इसको बनाएंगे, सच अ साइज विच प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस करेगी कितनी पावर को, यूनिट पावर को, विच प्रोड्यूस यूनिट पावर, कब यूनिट पावर प्रोड्यूस करेगी, जब वो वर्क कर रही हो यूनिट हेड पर, व्हेन वर्किंग अंडर यूनिट हेड और मैक्सिमम एफिशिएंसी पर ना, एट इट्स मैक्सिमम एफिशिएंसी। इसके बाद मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया था। एक्चुअल में तो आपको वही फॉर्मूला ध्यान रखना है, बट अभी थोड़ा सा कहानी देख लो कि वो फॉर्मूला आया कहां से, ठीक है ना। बस छोटी सी कहानी देख लो। नॉट साइज, ये क्वेश्चन भी कराया था लास्ट वीक में, जिसमें आप लोग कंफ्यूज भी हुए थे। साइज मैटर नहीं करता, ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस मैटर करते हैं ना। चलो आगे ध्यान दो, हमारा कहने का मतलब क्या है, अगर पावर 1 किलोवाट प्रोड्यूस कर पाए, कब, जब हेड कितना जनरेट करें, 1 मीटर डेवलप कर लें, इस केस में जो स्पीड होगी वो किस में कन्वर्ट हो चुकी होगी, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टरबाइन में। क्यों स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टरबाइन हम लोग यूज करते हैं, वेरी सिंपल आंसर मैम, कंपैरिजन के लिए।
हम अगर टरबाइन का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो कुछ हमें जनरल पैरामीटर्स चाहिए। उसमें से ही एक है स्पेसिफिक स्पीड, उसमें से ही एक है यूनिट स्पीड। यूनिट स्पीड भी परफॉर्मेंस कंपैरिजन के लिए ही यूज होती है, आगे जाके बताएंगे यूनिट स्पीड कैसे निकालते हैं। ठीक है, अभी ध्यान से इस बात को समझियो। ठीक है, अगर मैं पावर का फॉर्मूला की बात करूं, क्या पावर का फॉर्मूला यही होता है? फ्लूइड मैकेनिक्स से पढ़ाते आ रहे हैं, पावर का फॉर्मूला रो इंटू क्यू इंटू जी इंटू एच। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कुछ वेरिएबल पैरामीटर्स की बात करूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूं, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, Q का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से समझियो, यहां पर थोड़ा सा लॉजिक है। Q का फॉर्मूला होता है एरिया इनटू वेलोसिटी। हम ऐसे लिख सकते हैं, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया में डायामीटर का स्क्वायर छुपा होगा, साथ में वेलोसिटी। अगर Q की जगह यहां पर लिख दें डायामीटर का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी इंटू नेट हेड, तो कोई दिक्कत? क्या करा बताते हो? रो तो कांस्टेंट है क्योंकि वाटर है। Q का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया के अंदर डायमीटर छुपा होता है, π/4 कांस्टेंट होता है। हम करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, हमसे वो पैरामीटर्स ले रहे हैं जो वेरिएबल है, वेलोसिटी वेरिएबल है। ठीक है, आगे जाके डायमीटर को भी हम चेंज कर देंगे क्योंकि रनर का जो डायमीटर होता है वो भी फिक्स होता है, इसको भी रिप्लेस करेंगे। मगर इसको डायरेक्टली अवॉइड इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि आपको दो फॉर्मूलाज पता होंगे। देखो वेलोसिटी के हमने दो फॉर्मूलाज पढ़े हैं, एक तो पढ़ा है √2gh और एक पढ़ा है π/d/n/60। ठीक है, तो इन दोनों को अगर आप कंपेयर कराओगे तो d जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा √h/n के। इस वजह से d को अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि d किसका रिलेशन बनाता है, हेड का, नेट हेड का और आरपीएम का। ठीक है, इस वजह से मैंने डाया रखा है, वेलोसिटी रखी है क्योंकि Q में छुपी हुई थी और हेड रख दिया है। G कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, इसमें जो π/4 था वो कांस्टेंट था, सब हटा दिया। क्या d स्क्वायर की जगह मैं ये रख सकती हूं √h/n का होल स्क्वायर, यस और नो? जवाब दो। देखो एक चीज मैं बताऊं, यहां पर हम जितनी भी कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, इट इज टोटली बेस्ड ऑन डायमेंशनल एंड मॉडल एनालिसिस। और मॉडल एनालिसिस भी नहीं है, ये सिंपली डायमेंशनल एनालिसिस है। ऐसे ही तो करते हैं, पैरामीटर्स को कनेक्ट करा के एक फाइनल फॉर्मूला बना लेते हैं, वही कर रहे हैं। क्या यहां पर मैं d को चेंज कर सकती हूं? बिल्कुल। देखो कैसे चेंज करेंगे, मैं लिखूंगी P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, d की जगह रख दूंगी √h/n क्योंकि d का स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, √h/n होल स्क्वायर। साथ में देखो v की जगह क्या रख देंगे, सिर्फ और सिर्फ रख देंगे √h। क्यों? क्योंकि हमको पता है v का एक फॉर्मूला है 2gh। अगर प्रोपोर्शनैलिटी में देखेंगे तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √h के, 2g तो कांस्टेंट है तो v की जगह क्या रख दिया, √h रख दिया। साथ में देखो h एक एक्स्ट्रा रखा हुआ है तो वो h एक्स्ट्रा रख दो। ठीक है, तो देखो क्या आ गया, p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये कितना हो गया, h स्क्वायर और h की पावर 1/2 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा h की पावर 5/2 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेके आना पड़ेगा। मान लो वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k है, h की पावर 5/2 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या अभी पूछ लो, बता दूंगी। बताओ, स्टार्टिंग से देखो, पहले स्टेप से ऑब्जर्व करो और कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या हो पूछ लो मेरे से। पावर का सिंपल फॉर्मूला था √gh, फिर हमने पैरामीटर्स लिए जो वेरिएबल हैं, रो हटा दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रो कांस्टेंट है, g हटा दिया, q की जगह क्या रखा, एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया से डाया का स्क्वायर बन के प्रोपोर्शनैलिटी बना ली, पुट कर दिया q की जगह d²v, h ऐसे ही रख दिया। फिर देखो v का दो फॉर्मूले हैं, √2gh πdn/60, d डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बराबर, √h डिवाइड बाय n, d² की जगह वही रख दिया, v की जगह √h रख दिया क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी है, चलती रहेगी। जब सारा खेला खत्म कर लिया और हमें वही पैरामीटर्स मिल गए जिनमें हमें रिलेशन बनाना है, पावर, हेड, स्पीड, तो हमने यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी हटा के k कांस्टेंट लगा दिया।
ठीक है। डी स्क्वायर को हम फिर से बता देते हैं एक बार। देखो v के दो फॉर्मूले हैं, √2gh पाई dn बाई 60। तो dn किसके बराबर होगा? √h के। ये 2g भूल जाओ, पाई भूल जाओ, 60 भूल जाओ, सब कांस्टेंट है। तो यहां से d की वैल्यू निकालो, √h, n नीचे भेज दो, √h बाई n। उधर डी स्क्वायर है ना, तो √h का होल स्क्वायर, n स्क्वायर यहां पर आपको रखना पड़ेगा, वही रखा है √h बाई n का होल स्क्वायर। नंदलाल कुमार बताइए, क्लियर है ना? अब देखो कंडीशन क्या कह रही है आपसे, कंडीशन कह रही है कि पावर को 1 किलोवाट कर दो जब हेड कितना हो, 1 मीटर हो, तब n जो होगा वो ns के बराबर हो जाएगा। यही तो कंडीशन कह रही है ना, पावर जब 1 किलोवाट प्रोड्यूस होने लगे तब हेड 1 मीटर होगा और जो n होगा वो ns के बराबर होगा। उस टाइम पर जो स्पीड आपको मिल रही होगी, डेफिनेशन देखो ना, ये वही स्पीड है जब यूनिट हेड पर वर्क करते करते 1 किलोवाट पावर आप प्रोड्यूस कर लो, उस समय पर जो n होगा वो स्पेसिफिक स्पीड कहलाएगा। तो हमने n को ns से रिप्लेस कर दिया। अब देखो यहां पर क्या करेंगे, पावर को 1 किलोवाट के एज इट इज, हेड को 1 मीटर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, n की जगह हो जाएगा ns का होल स्क्वायर। तो k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ns का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो मास्टर इक्वेशन बनाई है इसमें k की वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि कांस्टेंट ही हमारे पास नहीं था जो कि हमारा आ चुका है। तो p इज इक्वल टू दी, k की जगह रख दिया ns स्क्वायर, h की पावर 5/2 बैठा हुआ है, डिवाइडेड बाय यहां कितना हो जाएगा n स्क्वायर। ठीक है ना, ये क्या रखा है, n स्क्वायर रखा है। अब हमें क्या निकालना है, ns निकालना है, तो ns एक तरफ कर लो, ये हो जाएगा p n स्क्वायर डिवाइडेड बाय h की पावर कितना हो गया बेटा, 5/2 हो गया। दोनों तरफ अंडर रूट ले लो, तो इधर अंडर रूट से ns बाहर आ जाएगा, यहाँ अंडर रूट से n बाहर आ जाएगा, p पर अंडर रूट लग जाएगा, और यहां पर अंडर रूट लोगे 5/2 इंटू 1/2, तो h की पावर कितनी हो जाएगी, 5/4। क्या यही फॉर्मूला लिखवाया था? क्या बेटा यही फॉर्मूला लिखवाया था स्पेसिफिक स्पीड का? याद रखियो यहां पर जो पावर है ये हमेशा किस में रखेंगे, ऑलवेज इन किलोवाट। कई बार क्या करता है, छोटा सा क्वेश्चन देगा, छोटी छोटी वैल्यूज देगा, मगर पावर वॉट में दे देगा, आप उठा के एज इट इज डायरेक्टली पुट कर दोगे, आंसर गलत। आप ये भूल जाओगे कि जिस समय हमने ये कैलकुलेशन करी थी उस समय पर हमने पावर 1 किलोवाट रख के कैलकुलेशन करी थी, तो यहां पर भी पावर जो रखेंगे हमेशा किलोवाट में रखेंगे। वॉट में दी होगी तो किलोवाट में चेंज करके रखेंगे, मगर रखेंगे हमेशा किलोवाट में। तो ये फॉर्मूला हमने प्रूव करा था, ns इज इक्वल टू दी n/p, h की पावर 5/4। इसके बाद हमने स्पेसिफिक डिस्चार्ज का फॉर्मूला बनाया, स्पेसिफिक पावर का फॉर्मूला बनाया, स्पेसिफिक हेड का फॉर्मूला बनाया, सब ऐसे ही बनाया। कैसे बनाया देखो, जब ये सारी कैलकुलेशन करी तो k अल्टीमेटली किसके बराबर आ गया, k अल्टीमेटली ns स्क्वायर के बराबर आ गया। ठीक है, अब सेम कैलकुलेशन मैं किसके लिए करने जा रही हूं, सपोज कर लो हमें स्पेसिफिक हेड निकालना है। चलो देखते हैं स्पेसिफिक हेड। ठीक है, एक कैलकुलेशन और दिखाती हूं, समझ आ जाएगा। स्पेसिफिक हेड आप कैलकुलेशन करो साथ में और देखो आप निकाल पा रहे हो कि नहीं। स्पेसिफिक हेड, ठीक है, तो स्पेसिफिक हेड अगर हमें यहां पर कैलकुलेट करना है तो पावर का फॉर्मूला हमको पता ही है ना, पावर का फॉर्मूला हमको पता ही है। उससे जिस तरीके से हमने पावर में रिलेशन बनाया, अब वेलोसिटी के फॉर्मूला से हेड में रिलेशन बना लोगे। वेलोसिटी के दो फॉर्मूलाज हैं, एक है पाई डी एन बाई 60 और एक है √2 इंटू जी इंटू एच। तो यहां पर हो जाएगा जो डी एन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा √h के, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दें अगर तो डी स्क्वायर एन स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा h के। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं, रीअरेंज मतलब h इधर लिख देते हैं और इधर लिख देते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर एन स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो एक के कांस्टेंट लगा देंगे, साथ में क्या हो जाएगा डी स्क्वायर एन स्क्वायर। आई बात समझ में कि नहीं आई, जल्दी से मुझे बताइए। अब इससे पहले अगर आपने ऑब्जर्व करा हो तो जिस तरीके से के किसके बराबर आ गया था,
NS स्क्वायर के बराबर आ गया था। इसी तरीके से जब यहां पर हम कंडीशन पुट करते हैं यूनिट हेड N की फॉर्मूला यहां पर पुट कर देंगे। N का फॉर्मूला आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से निकल आएगा, है कि नहीं है। N का फॉर्मूला N स्क्वायर है ना, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, N स्क्वायर दिया हुआ है, तो N स्क्वायर का फॉर्मूला आप यहां से उठा के पुट कर दो। N स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा h⁵ P। देखो यहां से N स्क्वायर निकालो, h⁵ हो जाएगा ना, तो ये आप यहां से निकालोगे और जब जैसे उठा के पुट करोगे तो Ks की वैल्यू Hs के बराबर हो जाएगी। उसको सॉल्व करोगे तो यहां पर K की वैल्यू Hs के बराबर होगी और Hs की वैल्यू आ जाएगी h/n स्क्वायर बाई d स्क्वायर, डायरेक्ट n स्क्वायर d स्क्वायर के यही लिखवाया था। पहले मुझे ये चेक करके बताओ क्या यही लिखवाया था, जल्दी से मुझे बताओ क्या यही लिखवाया था, आंसर करो, क्या यही लिखवाया था, ट्राई टू चेक इट आउट। डी स्क्वायर को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा है फॉर्मूला √h/n। डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू क्या है √h/n, तो ये हो जाएगा √h² और फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप फॉर्मूलाज बना सकते हो, बट आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट आपको सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक स्पीड की है। अगर फॉर्मूला पूछता है तो इसी का ही पूछता है। अब जरा स्पेसिफिक डिस्चार्ज का फॉर्मूला बनाओ, बना सकते हो आप, कैलकुलेशन करो, देन आई विल हेल्प यू। एरिया इंटू वेलोसिटी बनाओ, फटाफट ट्राई करो, क्या फॉर्मूला आ रहा है चेक करके बताओ। टेक 2-3 मिनट्स और स्पेसिफिक डिस्चार्ज का फॉर्मूला बनाइए, इसी से ही बनेगा, सीधा सीधा क्वेश्चन है। आंसर करो फटाफट। ट्राई टू आंसर फास्ट। ट्राई करो, सभी से मुझे आंसर चाहिए, सभी से। ट्राई टू आंसर फास्ट। कुछ ना करो, बस सीधा सीधा यहां पर क्या करो, वैल्यू पुट कर दो। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एरिया से क्या आ जाएगा डी स्क्वायर आ जाएगा, वेलोसिटी से क्या आ जाएगा √h आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब सोचो √h और डी स्क्वायर से हम कैसा रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ डायमेंशनल एनालिसिस इसमें लगानी है, पैरामीटर्स पुट करो, आगे पीछे वेरिएबल्स करो, यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द आंसर, है कि नहीं। इसको चेंज कर सकते हैं, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, ये हो जाएगा D इंटू एन, Q इज इक्वल टू दी K, साथ में क्या आ जाएगा ND³ आ जाएगा। अब बस यहां से ये K कांस्टेंट निकाल लो, कितना आ जाएगा Q/ND³। और यही क्या है, एक डायमेंशनलेस टर्म है जिसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक डिस्चार्ज,
जिसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक डिस्चार्ज। बस के की वैल्यू निकालनी है। यहां पर भी तो सिंपली के की वैल्यू ही फाइंड आउट करी थी, तो हर जगह बस के की वैल्यू निकाल लो, आपको आपका आंसर देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से स्पेसिफिक डिस्चार्ज हो गया, स्पेसिफिक हेड हो गया, स्पेसिफिक पावर हो गई। फॉर्मूला सबका आपको लिखवाई चुकी हूं, तो डायरेक्ट फॉर्मूलाज यहां पर वापस से लिख लो। क्या निकाला था डिस्चार्ज का फॉर्मूला, अभी निकाला था, QS इज इक्वल टू दी Q अपॉन एन डी क्यूब, ठीक है। और इसी तरीके से स्पेसिफिक पावर का फॉर्मूला क्या निकाला था, स्पेसिफिक पावर का फॉर्मूला बताइए बेटा, बताओ जल्दी बताओ, स्पेसिफिक पावर का फॉर्मूला n क्यूब डी की पावर 5, बहुत ही बढ़िया, P अपॉन n क्यूब डी की पावर 5, ठीक है। तो निकलेंगे सेम मेथड से, सब में के की वैल्यू फाइंड आउट करते जाओ, आपको आंसर मिलता जाएगा। और इसी तरीके से डायमेंशनली आपको इसको करना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि यूनिट हेड क्या है, सॉरी यूनिट क्वांटिटीज क्या है, ये भी कई बार पूछ लेता है। सुन लो ध्यान से यूनिट क्वांटिटीज, क्योंकि वो तो बस छोटी सी चीज थी जो दिखा दी आपको। यूनिट क्वांटिटीज सुन लो, वो सारी क्वांटिटीज जो 1 मीटर हेड पर मिलेंगी, वो सारी के सारी क्वांटिटीज क्या कहलाएंगी, यूनिट क्वांटिटीज कहलाएंगी। फिर से सुनो मेरी बात, वो सारी क्वांटिटीज जो 1 मीटर हेड पर मिलेंगी, मतलब अगर आपकी टरबाइन 1 मीटर हेड पर वर्क कर रही है तो आपको जो क्वांटिटीज मिलेंगी वो यूनिट क्वांटिटीज आपकी कहलाती हैं। क्यों निकालते हैं, जरूरत क्या है इसकी, जब आप डिफरेंट टरबाइंस को देखोगे सब अलग अलग हेड पर वर्क कर रही होती हैं, तो फाइनली जब आपको कंपैरिजन करना होता है अलग अलग टरबाइंस को, या किसी 2 टरबाइन की कंडीशंस को कंपेयर कराना है, या एक ही टरबाइन की कंडीशन 2 डिफरेंट कंडीशन को कंपेयर कराना है, तब हम यूनिट क्वांटिटीज की मदद लेते हैं, ठीक है ना। तब हम क्या करते हैं, यूनिट क्वांटिटीज की मदद लेते हैं। तो सिंपल यहां पर पहले लिख देते हैं, व्हेन टरबाइन वर्किंग विद, सिंपल यहां पर लिख लो, व्हेन टरबाइन वर्किंग विद हेड इज इक्वल टू दी 1 मीटर, ठीक है ना। हेड 1 मीटर होना चाहिए, उसके बाद जो भी आपको पैरामीटर्स मिलेंगे, जो भी क्वांटिटीज मिलेंगी, सारी के सारी क्वांटिटीज क्या कहलाएंगी, यूनिट क्वांटिटीज कहलाएंगी। थ्री मेन यूनिट क्वांटिटीज होती हैं, जिसमें से पहली क्वांटिटी आपकी है यूनिट हेड बेटा, ठीक है। दूसरा क्या है, यूनिट स्पीड है, और एक और टर्म होता है यूनिट स्पीड, यूनिट डिस्चार्ज लिख लो हेड की जगह, हेड तो 1 ही है ना, तो यूनिट डिस्चार्ज, और तीसरा आपका हो जाएगा यूनिट पावर। तीनों के फॉर्मूलाज दे रहे हैं, याद रखियो, ठीक है। सबसे पहले एक इक्वेशन लिखवा देते हैं, NU इज इक्वल टू दी, डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखो, ठीक है। NU इज इक्वल टू दी N अपॉन अंडर रूट एच, यूनिट डिस्चार्ज होता है QU इज इक्वल टू दी Q अपॉन अंडर रूट एच, और P होता है PU इज इक्वल टू दी P अपॉन H की पावर 3/2। ये 3 फॉर्मूलाज हैं। कैसे करते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं देख लो। बोलेगा कोई एक टरबाइन है जिसमें Q1 इतना मिल रहा है, H1 इतना मिल रहा है, दूसरी टरबाइन है उसमें Q2 इतना मिल रहा है, H2 बताओ, ठीक है। तो कोई भी 2 टरबाइन होंगी, उनके यूनिट डिस्चार्ज को आप कंपेयर करा के ये फॉर्मूला बना सकते हो। अगर बात कर रहा है कि N1 इतना है, H1 बताओ, या N2 इतना है, H2 बताओ, तो आप यहां से ये भी लगा सकते हो, N1 अपॉन अंडर रूट H1, N2 अपॉन अंडर रूट H2। कुल मिला के कहने का मतलब क्या है, 2 टरबाइंस के बीच में आप कंपैरिजन बना के, अगर किसी एक की स्पीड पता है दूसरे की निकाल सकते हो, एक का हेड पता है दूसरे का हेड निकाल सकते हो, एक की पावर पता है डिफरेंट हेड पर दूसरा वाला कितनी पावर डेवलप करेगा, आप आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ यूनिट क्वांटिटी। बात समझ आ रही है? थोड़ा स्लो पढ़ाएं, बिल्कुल थोड़ा स्लो ही पढ़ाएंगे आप। बात समझ आ रही है मैं कह क्या रही हूं, कर क्या रही हूं? यूनिट क्वांटिटीज कहां मदद करेंगे बताइए, क्या बताया मैंने आपको, व्हाई वी आर यूजिंग यूनिट क्वांटिटीज?
बताइए, अब आपसे सवाल पूछती हूं मैं, टरबाइन का बिहेवियर बताने के लिए कोई पूछता है यूनिट क्वांटिटीज किस लिए यूज करते हैं, जवाब क्या होगा, टरबाइन का बिहेवियर बताने के लिए। फॉर्मूलाज क्या है, ये तीनों फॉर्मूलाज आपको यहां पर लिखने हैं, ठीक है, तीनों फॉर्मूलाज आपको यहां पर लिखने हैं। पहला क्या है, यूनिट डिस्चार्ज है, दूसरा यूनिट स्पीड है, तीसरा यूनिट पावर है। फॉर कंपैरिजन, बिल्कुल एक की कंडीशन पता है, दूसरी कंडीशन आप आसानी से बता पाओगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब रेडी हो सवालों के लिए? एक बार ट्राई कर सकते हैं कि हमें कितना आता है, कितना हमने सीखा। सबसे पहले क्या करते हैं, एक पोल क्रिएट करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कितना समझ पाए, कितने प्रतिशत टरबाइन आपके मन में क्लियर है। एक पोल अभी करूंगी और एक पोल क्वेश्चन के बाद करूंगी। चलो, एक ए ऑप्शन का मतलब है 100% समझ आया, बी ऑप्शन का मतलब है 80% समझ आया, सी ऑप्शन का मतलब है 50% समझ आया, डी ऑप्शन का मतलब है मैम ये सब्जेक्ट चला गया, ठीक है, कुछ नहीं समझ पाए। बताइए, 100, 80, 50, कुछ नहीं। एंड दिस इज वेरी सीरियस पोल, ठीक है, बहुत ईमानदारी से बेटा इसमें पार्टिसिपेट करो। एक अभी करेंगे और जब आप क्वेश्चन करोगे देन यू विल रियलाइज कि आपने कितना सीखा। ठीक है, पार्टिसिपेट कर लिया, सबके पास पोल पहुंचा था? कोई ऐसा बच्चा जिसके पास पोल नहीं गया हो? पोल नहीं गया तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। तो 40% लोगों का बेटा कहना है कि 100% क्लैरिटी है, 43% का कहना है 80%, ठीक है। फिर उसके बाद 3% और 13%, 13% लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेटा रिवीजन करो, हर एक सेशन एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है ना, हर एक सेशन एक दूसरे से कनेक्टेड है। चलो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आराम से समय दूंगी, रीड करो, हिंदी इंग्लिश दोनों में सवाल लेके आई हूं ताकि किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत ना हो, और स्लो चलेंगे। इनमें से कौन सी टरबाइन मिक्स्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन है? चलो बताओ, एक नंबर देते जाना, लास्ट में मैं नंबर पूछूंगी कितने पाए, एक क्वेश्चन एक नंबर का, नो नेगेटिव मार्किंग, 20 में से मार्किंग अपनी करनी है आपको, और टॉपर ऑफ द डे भी दिखाऊंगी फाइनल कंपैरिजन से। मिक्स्ड फ्लो टरबाइन मैंने किसको बोला था? पूरी टरबाइन का रिवीजन है ये, जितना भी पढ़ा है ये 20 सवाल लगा लिए, समझ लो आपको 100% आता है। फ्रांसिस टरबाइन है, मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन है, कैप्लान टरबाइन है और प्रोपेलर टरबाइन है। निम्नलिखित में से कौन सी टरबाइन मिक्स्ड फ्लो टरबाइन है? ठीक है, मैंने आपको बताया था एक अमेरिकन इंजीनियर थे जिन्होंने पहले फ्रांसिस टरबाइन बनाई, आगे जाके उसी टरबाइन को क्या करा बेटा, मॉडिफाई करा, और मॉडिफाई करके क्या बनाया, एक मिक्स्ड फ्लो टरबाइन बनाई, ठीक है। तो ये जो मिक्स्ड फ्लो टरबाइन थी इसी का ही नाम था मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन, ठीक है। देखते हैं भाई कितने प्रतिशत लोग, ओहो वाह, सिर्फ 48% लोग आंसर दे पाए इस क्वेश्चन का। बताओ भाई, हिमांशु, अनन्या, नंदलाल, मनोज, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिग्री ऑफ रिएक्शन याद होगा तो सवाल आसानी से कर पाओगे, बेहतरीन सवाल है ये। पूल क्रिएट हो चुका है,
आंसर करो बेटा। ट्राई टू आंसर फास्ट। लेट्स सी कितने लोग इसका आंसर निकाल पाए। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, देखो बेटा, अगर मैं डिग्री ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया था, इंथैल्पी ड्रॉप इन रोटर। ठीक है ना, यही लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? रोटर में कितना इंथैल्पी ड्रॉप हुआ, डिवाइडेड बाय इंथैल्पी ड्रॉप इन स्टेज। क्या कोई मुझे बता सकता है, मैंने क्या स्टेज को भी बताया था कि स्टेज क्या होता है? कोई ऐसा बच्चा? मैं सवालों में, फाइनल आंसर में कम इंटरेस्टेड हूं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पे ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। क्या मैंने स्टेज का मतलब समझाया था? स्टेज का मतलब क्या है? इंपल्स टरबाइन के लिए स्टेज का मतलब क्या है? रिएक्शन टरबाइन के लिए स्टेज का मतलब क्या है? बताइए। नोजल प्लस ब्लेड, ये किसके लिए था? नोजल प्लस ब्लेड किसके लिए था बेटा? ये इंपल्स टरबाइन के लिए था। रिएक्शन टरबाइन के लिए क्या बताया था? रिएक्शन टरबाइन के लिए क्या बताया था? रोटर प्लस स्टेटर, और मैंने स्टेटर भी बताया था कि क्या होता है। ठीक है ना, तो यहां पर अगर हम डिग्री ऑफ रिएक्शन निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले देखो, इंथैल्पी ड्रॉप इन रोटर 1 यूनिट दे रहा है, और कंबाइन इंथैल्पी ड्रॉप इन स्टेटर एंड रोटर ये 2 यूनिट दे रहा है। मतलब क्या है, स्टेटर प्लस रोटर का जो इंथैल्पी ड्रॉप होगा वो स्टेज का इंथैल्पी ड्रॉप होगा। तो 1/2 100 का मल्टीप्लाई कराओ, परसेंटेज में चेंज करो, और 50% आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। सिर्फ 25% लोगों ने सही आंसर दिया है, बाकी सब क्या कर रहे हो भाई, क्यों नहीं कर पाए? फिक्स्ड ब्लेड प्लस मूविंग ब्लेड, जो फिक्स्ड ब्लेड हैं और जो मूविंग ब्लेड है, इन्हीं का ही कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया था स्टेज होता है। और यहां पर स्टेटर एंड रोटर, ये भी आपका फिक्स्ड एंड मूविंग ब्लेड का ही कॉम्बिनेशन बता रहा है, स्टेटर एंड रोटर। ठीक है, नाम बदल दिया है उसने, मगर बात ये वही कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कंपोनेंट पेल्टन टरबाइन में नहीं होता है? ये सारे आए हुए क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, तो ये कर पा रहे हो, सब कर लोगे। निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट पेल्टन व्हील में प्रेजेंट नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट पेल्टन व्हील में प्रेजेंट नहीं होता है? बताइए। बहुत ही बढ़िया, वापस से रिफ्रेश कर लो दिव्या। ठीक है, रिफ्रेश करके फिर से क्लास ज्वाइन करो, हट जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट नॉट प्रेजेंट इन द पेल्टन व्हील? केसिंग होती है, ब्रेकिंग जेट होता है, पेन स्टॉक होता है। कौन सा नहीं होता है? ड्राफ्ट ट्यूब। क्यों? क्योंकि ड्राफ्ट ट्यूब तो हम सिर्फ रिएक्शन टरबाइन में यूज करते हैं। पेल्टन टरबाइन क्या है? एक इंपल्स टरबाइन है। पेल्टन टरबाइन रिएक्शन टरबाइन नहीं है। फिर भी देखो 65%। अब इस परसेंट पे मैं कैसे यकीन करूं? मैंने इतनी मेहनत से हर एक चीज समझाई और सिर्फ 65% इसका जवाब दे पा रहे हैं। अब बताओ ये किसकी गलती, मेरी गलती है, बच्चे की गलती है? इसी तरीके से जो ये बोल रहे हैं ना कि हमको कुछ नहीं समझ आया, एकदम जीरो नॉलेज हमको मिली है, अब इसमें भी किसकी गलती है? मेरी गलती है कि उनकी गलती है? बताओ। इसको 10 बार नहीं 10,000 बार पिछले 3 हफ्तों में मैंने रिपीट करा है। मतलब अंधा भी सही उत्तर तक पहुंच जाएगा, इतना आसान सवाल है। उसके बाद भी आप लोग जो हो गलत जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेल्टन व्हील हैविंग अ व्हील डायामीटर, व्हील का डायामीटर दिया है, जेट का डायामीटर दिया है, फाइंड आउट द जेट रेशियो ऑफ द पेल्टन व्हील। सब कुछ पढ़ाया है, रिवीजन करे होगे
तो सारे क्वेश्चन उड़ा दोगे। पोल की भी गलती ये आपने सही बोला कि मैम थोड़ी मेरी गलती है, थोड़ी आपकी गलती है, थोड़ी पोल की गलती है। चलो आंसर करो। महा आसान सवाल दिया है। इसीलिए मैंने इसमें न्यूमेरिकल्स भी डाले हैं, ताकि आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व करो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करो, दोनों से अंदाजा लगेगा कि भैया आएगा क्या, पूछा क्या जाएगा। और मैं आपको बताऊं, फ्लूइड मैकेनिक्स से 100 गुना आसान सब्जेक्ट है। क्यों? सिर्फ थ्योरी है, लाइनें लाइनें स्टोरी की तरह एक बार रीड कर लो, सब याद हो जाएगा। ठीक है, 30 सेकेंड। देखो आयान इतना कॉन्फिडेंट है, कह रहा बस 30 सेकेंड दो मैम। अभी मैं 30 सेकेंड दूंगी, फिर बच्चे बोलेंगे मैम थोड़ा स्लो चलिए, ठीक है, इसलिए 60 सेकेंड दे रही हूँ। चलो 45 कर देंगे, ठीक है। जेड रेशियो का फॉर्मूला क्या है? व्हील डाया जेड डाया। व्हील डाया कितना दिया है? 1.5। जेड डाया कितना दिया है? 0.15। पॉइंट से पॉइंट हटेगा, ये हो जाएगा 150/15, ठीक है। 10 से काट दो तो ये हो जाएगा 10। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। अब ये भी अगर 100% लोग नहीं कर पाए होंगे, नहीं कर पाए, सही है भाई। वेद, आयान, नवीन, चंदन, नंदलाल, बहुत ही बढ़िया। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। पेल्टन व्हील टरबाइन यूज इतना वाटर पावर एंड हैविंग ओवरऑल एफिशिएंसी 0.7। पावर डेवलप्ड बाय द पेल्टन व्हील, आपको बताना है कि कितना पावर पेल्टन व्हील ने डेवलप करा। बताओ भाई, पोल नहीं आया, दे देते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो। पेल्टन व्हील टरबाइन 98.1 किलोवाट वाटर पावर। कोई मुझे बता सकता है ये कौन सी पावर है? वाटर पावर। वाटर पावर, पानी की पावर। तुम समझ पा रहे हो किस पावर की ये बात कर रहा है? एक तो हमने रोटर पावर पढ़ी थी, एक शाफ्ट पावर पढ़ी थी, एक और पावर पढ़ी थी जिसका नाम क्या पढ़ा था? हाइड्रोलिक पावर। हाइड्रोलिक का मतलब क्या था? वाटर पावर। तो यहां पर ये जो पावर दे रहा है, ये हाइड्रोलिक पावर दे रहा है। कितनी? 98.1 किलोवाट, ठीक है। द पावर डेवलप्ड बाय द पेल्टन व्हील, मतलब फाइनली कितनी पावर पेल्टन व्हील ने डेवलप करी, जो कि क्या होगा? शाफ्ट पावर होगी, जो हमें बताना है। ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट तो हमारा शाफ्ट पावर है, इनपुट हमारा वाटर पावर या हाइड्रोलिक पावर था। तो देख लो भाई, 0.7 ये हो जाएगा। शाफ्ट पावर अपन लोगों को चाहिए 98.1, रख दो और सॉल्व कर लो, कितना आएगा ये पावर? आंसर बताओ, कितना आंसर आ रहा है? 68.67। सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा। ये तो 7 1 से 7 आ जाएगा, 56 हो जाएगा, ठीक है। 63 और 5 68, ठीक है। कितने पॉइंट हैं? 2 पॉइंट है। 68.67 किलोवाट कैलकुलेशन बता रहा है। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। देख लेते हैं। अरे भाई ये चीज जो है ना भाई, ये बहुत गड़बड़। डी। 47% लोगों ने सही आंसर दिया है, बाकी लोग रिवीजन करें, रिवीजन की कमी है हर जगह। चलो इसको ट्राई करो बेटा।
ये भी सवाल बहुत ही बढ़िया है। ये सवाल में थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि मैम ये नंबर ऑफ नोजल आपने पढ़ाया नहीं है, मगर आप अपना ब्रेन यूज करोगे तो आप पहुंच जाओगे जहां पर पहुंचना है। अब ये बताओ, नोजल बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा? क्या हेड बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। क्या बढ़ने वाला है? अगर एक नोजल है तो उससे पावर डेवलप होगी, ऐसे अगर n नंबर ऑफ नोजल है तो पावर n टाइम्स बढ़ जाएगी। बात समझ आ रही है? A Pelton wheel operating with a single nozzle having a specific speed 20. What will be the specific speed if the turbine operating with 4 nozzle? आंसर करो, समय खत्म हो चुका है। देखो, स्पेसिफिक स्पीड जो होती है, पावर किसमें थी? अंडर रूट में थी ना। तो पावर अगर n नंबर ऑफ नोजल है तो n टाइम्स बढ़ जाएगी। तो ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखो, ठीक है? तो याद रखो कि ns जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट n के, जहां पर n क्या है? नंबर ऑफ नोजल है, ठीक है? तो दो कंडीशन बना लेते हैं, एक ns2 एक ns1 अंडर रूट n2 बाई n1, ठीक है? जब स्पेसिफिक स्पीड कितनी होगी? जब हम कितनी नोजल यूज कर रहे हो? 4 नोजल यूज कर रहे हो। जब हम एक नोजल यूज कर रहे हैं तब स्पेसिफिक स्पीड 20 है। जब एक नोजल यूज कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा? ns2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां पर, यहां से 2 बाहर आएगा, 20 उधर है, तो सीधा सीधा 40 आपको यहां पर आंसर देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है? अब ये बताओ कि हाँ, ज्यादातर लोगों ने ऑप्शन सी ही आंसर दिया है। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। समझ आया ये वाला सवाल? सीसी बना दो, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 40 तो समझ आ गया होगा ना कैसे आया? बेहतरीन सवाल है सारे के सारे, ठीक है? प्रैक्टिस करो इस तरीके के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इसके बारे में भी सोचो, आंसर निकाल लोगे आप। चलो, बहुत ही बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ऊपर आ चुका है, ट्राई करो। एक पेल्टन व्हील है, 6000 किलोवाट पावर डेवलप करती है 100 मीटर हेड पर, डिस्चार्ज भी दे रहा है। ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन पूछी गया, ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन पूछा गया। हो गया? ये तो आई थिंक सभी लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा ना। पोल में पार्टिसिपेट कर लो, 45 सेकंड का पोल क्रिएट कर दिया है, इसमें पार्टिसिपेट कर लो। ये जो पेल्टन व्हील पावर डेवलप कर रही है, ये कौन सी पावर है? शाफ्ट पावर। मैंने आपसे बताया भी था,
अगर कुछ और पूछेगा तो हमेशा शाफ्ट पावर देगा, वरना शाफ्ट पावर ही पूछ लेगा, क्योंकि शाफ्ट पावर ही एक ऐसी पावर थी जिसका मैंने आपको कोई फॉर्मूला नहीं दिया है, क्योंकि मैकेनिकल लॉसेस होते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, क्या कैलकुलेशन होगी ना। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में शाफ्ट पावर पूछ ली, अभी क्या करा, शाफ्ट पावर दे दी, ठीक है, डिस्चार्ज दे दिया है, हेड दे दिया है, ओवरऑल एफिशिएंसी पूछ रहा है। ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होती है, शाफ्ट पावर, हाइड्रोलिक पावर। अब आप खुद सोचो, क्या मैंने हाइड्रोलिक पावर का फॉर्मूला दिया था? जी हाँ दिया था। कितना दिया था? रो क्यू जी एच। खत्म हो गई बात। ओवरऑल एफिशिएंसी आपको यहां पर बतानी है, इसको लिख दो। यहां पर देखो ये कितना है, 6000 है, 6000 किलोवाट लिख दो, डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितनी होगी, 1000 होगी, क्योंकि है तो वाटर। डिस्चार्ज कितना है बेटा, 8 मीटर क्यूब पर सेकेंड। जी को 10 ले लेते हैं। हेड कितना है, 100 है, मगर ये सारा का सारा किस में है, वॉट में है। 10 की पावर -3 का मल्टीप्लाई करा के इसको भी किलोवाट कर लो, और ये तो किलोवाट में आपने रखा ही है, ठीक है। अब देखो ये और ये खत्म, कितना बचा, 6000, और ये कितना बच गया, 8000, ठीक है। 3 0 चले गए, 100 का मल्टीप्लाई करा लो, तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो कितना हो गया, 75%। आया समझ में कि नहीं आया? 75% कितने लोगों ने निकाला है? ऑप्शन सी। अभी पता चल जाएगा भाई, ये रहा ऑप्शन सी। 61% लोगों ने सही आंसर दिया। तो अब आप खुद सोच के बताओ, आपको आया कि नहीं आया? आपको आया है, मगर ये सब्जेक्ट ही इतना बिखरा हुआ और इतना थ्योरेटिकल रहता है कि मजा नहीं आती। बस इस सब्जेक्ट के लिए मैं ये बोल सकती हूँ, सब्जेक्ट आया है, बस मजा नहीं आया है, ठीक है, ये मैं कह सकती हूँ। अगला सवाल, इस तरह का एक क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, आई थिंक सेम क्वेश्चन कर चुके हैं। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। पेल्टन व्हील टरबाइन है 45 मिनट्स का, अब मैं 45 सेकेंड्स का बेसिकली, अब मैं पोल दे देती हूँ। पेल्टन व्हील टरबाइन है, कितने हेड पर वर्क कर रही है बेटा, 20 मीटर पर। स्पीड रेशियो दे रहा है, बहुत ही बढ़िया। स्पीड रेशियो मतलब के यू, बता चुकी हूं मैं, के यू को स्पीड रेशियो बोलते हैं। व्हाट इज द पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ द बकेट, स्पीड ऑफ द पेल्टन टरबाइन। तो बहुत ही आसान सवाल है। फॉर्मूला क्या था के यू का, पेरिफेरल वेलोसिटी डिवाइड बाय √2gh। के यू कितना दे रहा है, 0.45 रख दो बेटा। यू अपन लोगों को निकालना है, डिवाइडेड बाय 2, जी को 10 रख लो। इजी कैलकुलेशन के लिए सारे एज एग्जाम में 10 ही रखा करो, बाद में कैलकुलेट करके चेक कर लिया करो। यहां से कितना बाहर आएगा, 20। देखो 2 20 है ना, तो एक 20 बाहर आ जाएगा, और 45 दूना 90, और 2 0 है, तो सिर्फ 9 मीटर प्रति सेकेंड आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया। 62% लोगों ने। बहुत ही बढ़िया परसेंटेज जा रही है, मजा आ रही है भाई, बहुत ही बेहतरीन परसेंटेज जा रही है क्वेश्चन सॉल्यूशन में। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो। डिग्री ऑफ रिएक्शन इज 0 फॉर, किस टरबाइन के लिए डिग्री ऑफ रिएक्शन आपको 0 मिलता है? किस टरबाइन के लिए डिग्री ऑफ रिएक्शन आपको 0 मिलता है? तीस सेकंड का पोल दे रही हूं, पार्टिसिपेट कर लो। 30 सेकंड मोर देन सफिशिएंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। रिएक्शन टरबाइन में डिग्री ऑफ रिएक्शन 0 नहीं होता है। ड्राफ्ट ट्यूब तो कोई टरबाइन ही नहीं है, नन तो कुछ होता ही नहीं है। इम्पल्स टरबाइन आपका आंसर हो जाएगा सी। सारे के सारे लोग सी आंसर दे भी रहे हैं। इसमें तो 100% नहीं, 69। इसमें भी देखो ए ऑप्शन लगा के बैठे हैं, वाह क्या बात है, ए ऑप्शन लगा के बैठे हैं, वो भी 22% लोग।
अब तो भाई मुझे यकीन हो चला है कि आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो, ठीक है। चलो ट्राई करो इस सवाल को। टू जेट पेल्टन व्हील है, वर्किंग एट फुल लोड, ईच नोजल गिव्स 10 सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ द जेट, इफ द लोड इज सडनली रिड्यूस टू 49%, देन अल्टर्ड जेट डायमीटर आपको यहां पर बताना है। सोचोगे तो सवाल कर पाओगे। फुल लोड का मतलब क्या है, एक फुल पावर पी मिल रही होगी। अगर आपने लोड को 49% रिड्यूस करा है तो पावर में रिडक्शन आएगा। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, अभी छोटा सा एक एग्जांपल भी दिया था। मान लो 6 बजे का टाइम है, सबके घर में लाइट जल रही है, सब वॉशिंग मशीन यूज कर रहे हैं, सबके घर में एसी कूलर चल रहा है, तो लोड बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि पावर कंजम्पशन बढ़ गया है। तो लोड का मतलब ही होता है पावर से। तो अगर लोड का रिडक्शन हुआ है 49%, तो पावर में भी रिडक्शन होगा, पावर में भी रिडक्शन होगा, ठीक है। अब सोचो, पावर का इशारा दे दिया है, क्या पावर और डायामीटर में कोई रिलेशन है? पावर और डायामीटर में कोई रिलेशन है? आंसर करो, आसान सवाल है, आंसर करो, आंसर करो। देखो, मान लेते हैं फुल लोड पर जो पावर है वो P है, ठीक है ना। देन जब 49% लोड बचा, 49% लोड है ना, रिड्यूस होके 49 हो गया, तो कितना लॉस कर दिया? 51% का ना, 51% का। तो P2 कितना हो जाएगा? 49% बचा है, तो कितना बचा? P का बचा है ना 49%। मानते हो कि नहीं? ये जो 49% बचा है, ये P का ही तो 49% बचा है। तो ये आपका P2 आ गया। अब फॉर्मूला आपको पता है, रो क्यू जी इंटू एच। P इज इक्वल टू रो, एरिया क्या है? जेट एरिया, π/4d², वेलोसिटी इंटू जी इंटू एच। पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया जेट डाया के स्क्वायर के, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? P2/P1 इज इक्वल टू दी D2/D1 का होल स्क्वायर, ठीक है। 49 टाइम्स ऑफ P है, ये आपका P है। आपको बताना क्या है कि जब 2 जेट्स थे, जब डायमीटर 10 सेंटीमीटर था तो फुल लोड था, अब 49% हो गया है लोड, तो बताना है कितना है, ठीक है। तो D2 हमें बताना है और ये 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। आंसर किस में देना है? चेक कर लो, सारे आंसर सेंटीमीटर में देना है, तो इसकी यूनिट चेंज मत करो, क्योंकि ये तो पावर का रेशियो है, तो कट ही जाएगा। जो इसकी डायमेंशन होगी वही D2 की डायमेंशन, मतलब जो D2 की यूनिट होगी, जो 10 की यूनिट होगी, वही आपको D2 की यूनिट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.49 इंटू 10 स्क्वायर इज इक्वल टू दी D2 स्क्वायर। तो यहां से D2 कितना आ जाएगा? ये 10 आ जाएगा, और 49 में से कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.7, ठीक है। तो D2 कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। आया समझ में कि नहीं आया? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से मुझे बताइए कि हमने 7 सेंटीमीटर कैसे निकाल लिया। कौन सा ऑप्शन है? बी। क्लियर है सभी लोगों को? 44% लोगों ने सही आंसर दिया भी है, बढ़िया है। 7 सेंटीमीटर, काफी लोगों ने निकाला आंसर, सही है भाई। नेक्स्ट, इसे ट्राई करो। ये तो रटी रटाई चीज है, फॉर्मूला लिखवाया ही था, याद होगा तो कर लोगे, नहीं याद होगा तो कोई फायदा नहीं है भाई। गलत हो गया कोई बात नहीं, मगर आ तो गया ना। चलो, पोल क्रिएट कर दिया है मैंने।
हो गया सवाल? कौन सा ऑप्शन सही है? सीधा ऑप्शन ए। ठीक है, 56% लोगों ने सही आंसर दिया है। बढ़िया। सबसे फास्टेस्ट आंसर दिया है आयान ने, देन आकाश, नंदलाल, नितिन एंड नीरज कुमार। ठीक है, एक फाइनल ओवरऑल भी दिखाऊंगी कौन टॉपर रहा इस पूरे क्विज का। इसका आंसर करिए बेटा। द मैक्सिमम एफिशिएंसी इन केस ऑफ पेल्टन व्हील इज, एंगल के टर्म में पूछ रहा है, ट्राई टू आंसर फास्ट। मैक्सिमम एफिशिएंसी इन केस ऑफ पेल्टन व्हील, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ जेट 180 माइनस बीटा दे रहा है। क्या ऐसा कुछ पढ़ाया है? Try to solve this question. 45 सेकेंड्स मोर देन सफिशिएंट है। मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात कर रहा है। क्या कोई ऐसा एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखवाया था जिसमें cos बीटा 2 आया हो? लिख के बताइए पहले कमेंट सेक्शन में। क्या कोई ऐसा एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखवाया था जिसमें cos बीटा आया हो या बीटा 2 आया हो, कुछ भी बीटा से रिलेटेड? यस, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखवाया था। अभी मैं लिखूंगी तो सब बोल पड़ोगे कि हाँ 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 यही था। 2 टाइम्स ऑफ u बाई v1, 1 माइनस u बाई v1, 1 प्लस k cos बीटा 2। क्या ये फॉर्मूला नहीं लिखवाया था? उसके बाद मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए क्या करा था? प्रूफ करा था कि ये u जो है 0.5 टाइम्स ऑफ v1 के बराबर होगा। ठीक है, मतलब u बाई v1 की वैल्यू 0.5 रख सकते हैं। 2 इंटू 0.5 इंटू 1 माइनस 0.5 इंटू 1 प्लस के कॉस बीटा 2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसके बाद देखो ये तो खत्म, 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा? 1/2, तो 1 प्लस के कॉस बीटा 2 डिवाइड बाई 2। अगर आइडियल कंडीशन होगी तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। k क्या था? रिलेटिव वेलोसिटी का रेशियो। मैंने आपसे बोला था कि अगर ब्लेड्स में आपको फ्रिक्शन होगा, ब्लेड्स की जो सरफेस है उसमें फिनिशिंग कम होगी, तो Vr2 जो कम होगा, Vr1 ज्यादा होगा। उन्हीं दोनों को इक्वल करने के लिए k कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराया था। अगर k को 1 कंसिडर कर लेंगे तो 1 प्लस कॉस बीटा 2/2 आ जाएगा। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। 57% लोगों ने सही करा है, बहुत ही बेहतरीन। जो बच्चा रिवीजन कर रहा है ना, ये वो बच्चा है जो बार बार अपने नाम को रिपीट कर रहा है। आपने ऑब्जर्व करा होगा, आयान, वेद और भी 4-5 नाम ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यही बच्चे ऐसे हैं जो पहली क्लास से एक्टिव हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से चीजें कवर कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई करो बेटा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप कर लोगे, इसलिए मैंने थ्योरेटिकल क्वेश्चन कम डाले हैं। ठीक है, वो तो रिपीटेड सेमी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। Try to solve this question. बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। अब 45 सेकेंड्स दे रही हूं। क्वेश्चन आप रीड कर चुके होंगे, ट्राई करो। वेद प्रकाश, वेरी गुड, सही आपने लिखा। स्पेसिफिक स्पीड सेम बोल रहा है ना, दोनों कंडीशन के लिए स्पेसिफिक स्पीड को कंपेयर करा दो, आप यहां पर आरपीएम निकाल पाओगे। बहुत ही आसान सवाल है बेटा।
बताइए, हो गया? देखो, दो पेल्टन व्हील्स हैं ए और बी, सेम स्पेसिफिक स्पीड है, वर्किंग अंडर सेम हेड, सेम हेड है, मतलब एनएस सेम है, एच सेम है। ए जो है वो 400 किलोवाट 1000 आरपीएम पे प्रोड्यूस कर रहा है और बी 100 किलोवाट प्रोड्यूस कर रहा है, तो बी का आरपीएम कितना होगा? बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले तो टरबाइन के केस में फॉर्मूला होता है एनएस इज इक्वल टू दी एन अंडर रूट पी डिवाइडेड बाय एच की पावर 5/4। ठीक है, अब दोनों के लिए कंपेयर करो, ए के लिए लिखेंगे, दोनों की स्पेसिफिक स्पीड सेम है ना, तो एन ए पी ए डिवाइडेड बाय एच ए की पावर 5/4, ये किसके बराबर होना चाहिए? एन बी पी बी एच बी की पावर 5/4। उसने क्लियरली क्वेश्चन में बोला है सेम हेड, अगर सेम हेड है तो एच ए एच बी कट जाएंगे। ए के केस में 1000 आरपीएम पे 400 किलोवाट पावर मिल रही है, 1000 आरपीएम पर 400 किलोवाट पावर मिल रही है, तो 100 आरपीएम पर नहीं 100 किलोवाट पावर पर कितना आरपीएम मिलेगा? 100 किलोवाट पावर पर कितना आरपीएम मिलेगा? निकाल लो, यहां से 20 बाहर आएगा, 1000 20 10, ये 0 0 कट जाएंगे, 2000 आरपीएम आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, 2000 आरपीएम बेटा आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। देख लेते हैं ऑप्शन बी कितने लोगों ने दिया। 40% लोगों ने आंसर दिया है। अब आप भाई देख लो क्यों 40% लोग सिर्फ बी आंसर दे रहे हैं। मैंने सब कुछ पढ़ाया है, जो पढ़ाया वही लगा के दिखा रही हूँ, कोई ऐसा काम नहीं कर रही हूँ कि पढ़ाया नहीं बट आपने क्वेश्चन में अप्लाई कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है, फिर भी आप नंबर कम लेके आ रहे हो, परसेंटेज कम है। होपफुली आप इस बारे में सोचोगे। एक क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया जबरदस्त सवाल है, ट्राई करो। इसे ट्राई करो बेटा। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, पोल में आपको दे दूंगी। होपफुली आपने क्वेश्चन रीड कर लिया होगा। इसके लिए मैं 60 सेकंड दे रही हूँ ताकि आप पूरी कैलकुलेशन कंप्लीट कर लो। वैसे इस केस की कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी कराई है आपको, क्लास में रेगुलर होगे तो आपको याद होगा। कराई थी कि नहीं? कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस केस की कैलकुलेशन अभी भी याद रखे बैठे हैं? डोंट से सॉरी, इट्स ओके, गलत हो गया। अनिल, इट्स राइट, नो रिवीजन, नो सॉल्यूशन, नो कैलकुलेशन, नो रिजल्ट, totally inefficient today. It's okay, like if you are not able to perform, बैठो अपने साथ और एनालाइज करो कि क्यों परफॉर्मेंस इतनी खराब चल रही है और उन चीज़ों पर वर्क करो। कितने बच्चे लोगों को इसकी कैलकुलेशन याद है? क्योंकि आपको क्लियरली दिख रहा होगा सिमेट्रिकल स्टेशनरी वेन है, 100 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में, ये 100 न्यूटन लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, होपफुली आपको विजिबल होगा, इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। मास फ्लो रेट वाटर का 5 किलोग्राम प्रति सेकंड है, वेलोसिटी भी दी हुई है विदाउट एनी फ्रिक्शन। अल्फा की वैल्यू यहां पर आपको निकालनी है, मैं आपका उसको फिर से पूरा कैलकुलेशन दिखा देती हूं, भूल गए होगे तो याद आ जाएगा। ये कंडीशन है, वेलोसिटी फाइनल ये मिल रही है, इनिशियल वेलोसिटी तो यही होगी v, ठीक है ना, फिर इधर चली गई है, एंगल आपने देख लिया है कितना बन रहा है अल्फा, ये भी कितना है अल्फा है, तो हॉरिजॉन्टल से इधर भी कितना बनेगा अल्फा और इधर भी कितना बनेगा अल्फा बनेगा। जब भी कभी नॉर्मल फोर्स की इक्वेशन बनाते हैं, कैसे बनाते हैं नॉर्मल फोर्स की इक्वेशन? इस जेट ने इसको इधर F4 से धक्का दिया तो जेट इसको ऑपोजिट में धक्का देगा, ठीक है। थोड़ा और मेहनत कर लेते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। देखो थोड़ी और मेहनत कर लेते हैं, ये रहा ब्लेड, ये रहा इसके ऊपर टेंजेंट। सिर्फ आपके खातिर एक्स्ट्रा मेहनत करने को मैं तैयार हूं,
ठीक है, ये v वेलोसिटी से आया, फिर इधर से निकल गया, इधर से निकल गया, हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करो। क्यों? क्योंकि हमें x डायरेक्शन में न्यूटन का सेकंड लॉ लगाना है, अल्फा। ये v वेलोसिटी है, ये अल्फा है, ये v वेलोसिटी है, ये अल्फा है। कंपोनेंट चेक करो, कितना कंपोनेंट आया, v कॉस अल्फा, v कॉस अल्फा। तो देखो ये v है, ये v कॉस अल्फा है, ये भी क्या है, v कॉस अल्फा है। अब देखो जरा, जेट ने इसको Fn से इधर धक्का दिया, तो जेट भी क्या, प्लेट भी क्या करेगा, इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लूइड को Fn लगाएगा। ठीक है, तो ये Fn जो है इक्वल एंड ऑपोजिट लगने वाला है न्यूटन के तीसरे सिद्धांत के अकॉर्डिंग। फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, मास फ्लो रेट, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। आप ध्यान से देखो, मैं फ्लूइड के लिए कैलकुलेशन कर रही हूं, Fn नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है, माइनस का Fn। मास फ्लो रेट हम ऐसे ही रखेंगे, फाइनल वेलोसिटी दोनों नेगेटिव होंगी, v कॉस अल्फा, v कॉस अल्फा, क्योंकि दोनों के कंपोनेंट नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है, तो माइनस का 2v कॉस अल्फा मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, माइनस का 2v कॉस अल्फा। एक बार चेक कर लेने दो। अच्छा हाँ, एक चीज देखो, यहां पर हमने गड़बड़ कर दी है, फ्लूइड यहां से तो जा ही नहीं रहा है, फ्लूइड तो यहां से जा रहा है। गिव मी अ सेकेंड, ये एंट्री है फ्लूइड की, ये एंट्री है फ्लूइड की, ठीक है, तो इसका कंपोनेंट जब तोड़ेंगे तो इधर आएगा, ये एंट्री है फ्लूइड की अल्फा, और ये क्या हो जाएगा, v कॉस अल्फा। सेंटर से ना जाके इधर से एंट्री है, इधर से एग्जिट है, ये इनलेट है और ये एग्जिट है। ठीक है, ये थोड़ा धुंधला डायग्राम है इसलिए दिखा नहीं, ये दिया हुआ है, ये एंट्री है, ये एग्जिट है। तो अभी थोड़ी सी चीजें बदलेंगी। फाइनल वेलोसिटी अगर आप देखोगे सिर्फ एक ही वेलोसिटी मिलेगी, माइनस का v कॉस अल्फा, जो माइनस है वैसे रख दिया। देखो अब ये वाला कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, प्लस का v कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, Fn इज इक्वल टू दी मास फ्लो रेट 2v कॉस अल्फा। ठीक है, Fn बेटा कितना दे रहा है, 100 दे रहा है, मास फ्लो रेट 5 दे रहा है, वेलोसिटी 20 दे रहा है। ठीक है, सब रख दो, 100 दे रहा है, 5 दे रहा है, 2 दे रहा है, 20 दे रहा है, 20 दे रहा है, और कॉस अल्फा निकालना है, मतलब सिर्फ अल्फा निकालना है। ठीक है, तो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, ये पूरा कट जाएगा, 1/2 बचेगा। तो 1/2 कब मिलता है, जब 60 डिग्री हो कॉस में। 1/2 कब मिलता है, जब 60 डिग्री हो कॉस में। ऑप्शन डी। कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया है, सिर्फ ME मी लिख दो कि मुझे समझ आ गया। सिर्फ 4% लोगों ने इसका जवाब दिया है, और एक ही बच्चा है, वो धनंजय यादव। बताइए भाई, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन कि नहीं हुआ? ये कैलकुलेशन ऑलरेडी करा चुके थे, ठीक है, वापस से करी है पूरी कैलकुलेशन। चाहो तो ये फॉर्मूला अब याद रख लेना कि किसी कर्व्ड वेन में अगर सेंटर से इनलेट ना देके साइड से इनलेट दे देगा तो ये फॉर्मूला निकल के आता है। अनन्या सिंह, वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। मैं कुछ क्वेश्चंस यहां पर आपको दे रही हूं सॉल्व करने के लिए, यही क्वेश्चन आपको सेम DPPs में भी मिल जाएंगे। छोटे छोटे सवाल हैं, सारे टफ क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। ठीक है, जैसे कि एक सवाल ये कर लो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केच रिप्रेजेंट द इंपल्स टरबाइन ब्लेड, इनमें से कौन सा इंपल्स टरबाइन का ब्लेड होगा, पहचानो। इनमें से कौन सा ब्लेड इंपल्स टरबाइन का ब्लेड है, चेक कर लो बेटा। कौन सा ब्लेड इंपल्स टरबाइन का ब्लेड है? इंपल्स टरबाइन में कैसा ब्लेड होता है, बकेट शेप का होता है, ऐसे। ठीक है, ये बाबा जी का टुल्लू नहीं है, ऐसे देखो इसको। ठीक है, ऐसे देखो तो पहचान पाओगे, तब आप पहचान पाओगे। बहुत ही बढ़िया। ठीक है,
तो यही एक ऐसा शेप आपको दिख रहा है जो थोड़ा बकेट शेप का है। ऑप्शन ए सही होगा। क्लिक करके आगे बढ़ जाओ। 75% लोगों ने सही आंसर दिया भी है। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई। बहुत ज्यादा बड़ा हो गया क्या? ठीक है, तो ओवरऑल रेटिंग यहाँ पर नहीं शो कर रहा है। इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं मैं यहाँ पर भी एज इट इज आपको दे रही हूँ, इसी के साथ साथ डीपीपी में भी मैंने ऐड कर दिए हैं। ऐसा नहीं है क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं करूंगी, बट 3-4 क्वेश्चन मैंने ऐसे बीच में रखे हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जो आप एक बार ट्राई करना है, क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे तभी आप ये क्वेश्चन भी करोगे, ये भी मुझे पता है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीक जब सेशन लूंगी तो ये क्वेश्चन वापस से डिस्कस कर लूंगी, या आप डीपीपी में सॉल्यूशन देख लेना, जो भी आपको बेटर लगे। और नेक्स्ट वीक से हम शुरू करेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, तो आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, समझ आया कि क्या पढ़ाया है और कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। टरबाइन आपकी क्लोज हो चुकी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप होगा। रिवीजन करो। हफ्ते में सिर्फ एक क्लास लेती हूँ, कुछ लिख के नहीं लेके आती हूँ, सारा यहीं पर लिखती हूँ कि आप भी लिख सको। आपको ऐसा ना लगे कि 10 पीपीटी के पन्ने लिख के ऑलरेडी ले आए और खड़े खड़े एक्सप्लेन कर दिया, आपका काम बढ़ा दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रही हूं मैं। हर एक चीज, हर एक लाइन आपके सामने ही लिख रही हूं। इसी के साथ डीपीपी के क्वेश्चन भी 70% क्वेश्चन क्लास में ही करा दिए। डीपीपी के ही क्वेश्चन है, आपको डीपीपी भी नहीं लगानी है। नोट्स भी आप क्लास में ही बना पा रहे हो। सिर्फ एक काम करना, आधा घंटा बैठ के रिवीजन कर लेना है क्लास से पहले, बस उतना कर लो। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।